हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम फिर रेजोनेंस के बारे में ही थोड़ा आगे फॉरवर्ड करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया हुआ था, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि व्हाट इज द रेजोनेंस एंड हाउ द रेजोनेंस हैपेंस एंड व्हाई द रेजोनेंस हैपेंस। तो उसी के बारे में कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पे देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है। तो सबसे पहला, जब हम रेजोनेंस देख रहे थे तो यहाँ पे दो टर्म्स आया हुआ था। एक आया था कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी कहते थे। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते थे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी कहते थे, स्ट्रक्चर भी कहते थे। एंड सेकेंड वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो हमेशा याद रखना कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ये ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे क्या कि अगर अगर ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। सो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज ऑलवेज क्या होगा, मोर हैज ऑलवेज लेस एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी, हैज लेस एनर्जी। जैसा हम जानते हैं कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। सिंपल सा बात है। जैसे सपोज कोई आदमी बीमार है तो सोया हुआ है, स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इसकी उसका मतलब क्या है कि एनर्जी कम है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा वो अनस्टेबल होता है। तो उसी मतलब एक कड़ी में हम जोड़ के ऐसा देख सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी हैज लेस एनर्जी देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि RE stand for the resonance energy. This is the resonance energy is more stable. रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड की बात मैं कर रहा था। रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than रेजोनेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं आता है रेजोनेंस एनर्जी। या रेजोनेंस एनर्जी क्या है कि जो एनर्जी रेजोनेंस के प्रोसेस में इवॉल्व होता है, जो एनर्जी हम रेजोनेंस के ड्यूरेशन में चेंज कर देखते हैं उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो बेसिकली हुआ क्या, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हम लोग क्या देखे थे कि व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज CH2 CH CH एंड CH2। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब हम अपने लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैं आपको भी बताया था कि इसके जैसे यही जो मॉलिक्यूल्स देखा था, ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूटेन 1,3 डाई। तो इसमें एक और ऐसा स्ट्रक्चर होता था जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे चार्ज सेपरेटेड था, यहाँ पे चार्ज क्या था कि नहीं था। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते थे उस लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस किए हुए थे कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रेस्पेक्टिव टू द कैनोनिकल स्ट्रक्चर विद द चार्जेस। दैट्स व्हाई जब हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन में देखा गया कि ये है एनर्जी ऑफ या पोटेंशियल एनर्जी स्टैंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल
कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस potential energy of the resonance hybrid, potential energy of resonance hybrid, ये दोनों के बीच का होता है। जैसे इसका नोटेशन वाइज देखें तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ये था हमारा रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हम लोगों ने देखा। अब है कि व्हाई द रेजोनेंस हैपेंस, व्हाई रेजोनेंस हैपेंस। अब जैसा कि हम लोग लास्ट अपने लेक्चर में देखे हुए थे कि रेजोनेंस इसीलिए होता था क्योंकि वो स्टेबल होता। अब स्टेबल किस एस्पेक्ट में होता था वो जरा देखते हैं। जैसे कि सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड होने से क्या होगा कि मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन होगा। अगर ये ज्यादा रिपल्सन है इसका मतलब क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूल्स जो है रेस्पेक्टिवली थोड़ा अनस्टेबल होगा। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में देखें, अगर इसके पास अपॉर्चुनिटी है डीलोकलाइज करने का तो ऑब्वियसली ये डीलोकलाइज करेगा। सपोज किसी के सर पे 20 kg है और अगर वो 20 kg डिस्पर्स हो जाए 5 kg के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी स्टेबिलिटी उस पर्सन की जिसके सर पे 20 kg था वो बढ़ जाएगा। मतलब कि वो स्टेबिलिटी को अक्वायर्ड करेगा थोड़ा सा। अगर ऐसा देखें तो अगर यहाँ पर क्या है अपॉर्चुनिटी, कैसे अपॉर्चुनिटी है कि ये क्या कर सकता है कि रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस फेनोमेना के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ और यहाँ इसको डिस्पर्स कर सकता है। तो डिस्पर्स करने से क्या होगा, जैसे कि CH2 CH CH CH2 ये डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स करने के कारण क्या होगा कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इनहांस कर देगी, जैसा मैंने बताया था। तो क्यों इनहांस करेगी, रीजन फॉर स्टेबिलिटी। तो पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन इज दैट कि रिपल्सन रिड्यूसेस ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट रीजन। दूसरा है अट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई increases, atomic nuclei increases। ये दो रीजन है। ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन अगर डिक्रीज का तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण रेजोनेंस क्या होगा, स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, स्टेबिलिटी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक और चीज की जो सिस्टम है वो तीन तरह का है। एक को कहते हैं कॉन्जुगेटेड, दूसरे को कहते हैं कॉन्जुगेटेड और दूसरे को कहते हैं हम लोग, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड, दूसरे को कहते हैं आइसोलेटेड, थर्ड वन इज कॉल्ड कम्युलिन्स। कम्युलिन्स का मतलब अलीन्स, कॉन्जुगेटेड मतलब ऑल्टरनेट, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉन्जुगेटेड। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट करना मतलब अलग करना, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या है, आइसोलेटेड, ऑल्टरनेट नहीं है, यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं है। तो ऑल्टरनेट नहीं होने के कारण ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, आइसोलेटेड हो गया। इसको कहेंगे ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। और इस केस में हो जाएगा
नॉट इन ऑल्टरनेशन मैनर है ना, तो मैनर हो गया। अब यहाँ पे तीसरी वाली में देखें, कम्युलिन्स की बात अगर करें तो कम्युलिन्स में क्या होगा, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होगा अगर, तो दिस इज कॉल्ड कम्युलिन्स। ठीक है, कम्युलिन्स। तो इस दोनों में रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस इसमें होता है। रीजन क्या है, देखो रीजन कंडीशन क्या होना चाहिए कि alternate or adjacent carbon has क्या होना चाहिए, कार्बन हैज इधर p ऑर्बिटल्स, मतलब कोई भी p ऑर्बिटल्स जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड करता हो, p ऑर्बिटल्स जैसे p ऑर्बिटल में px py pz तीनों हो सकता है। तो अगर हम पहले वाले केस में देखें, अगर हम एनर्जी डायग्राम पाई डायग्राम खींचे तो कुछ ऐसा होगा, ये पाई डायग्राम है, ये भी पाई डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो 1 2 एडजेसेंट के पास में पाई मान लेते हैं, सपोज ये पी वाई है तो ये भी पी वाई है, तो पी वाई ऑर्बिटल है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या है, डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस अपेयर्स है ना, रेजोनेंस अपेयर्स होगा। अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, देखिए जैसे ये सी है तो और सी है, जैसा कि मैंने बताया था, इसके बीच में पाई बॉन्ड है और इसके बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 होने के कारण सारे ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, सो नो पाई इलेक्ट्रॉन्स, नो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं एंड पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं, या फिर नो पाई बॉन्ड होने के कारण नो पी ऑर्बिटल, कोई भी पी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसीलिए रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस इज दैट कम्युलिन्स, तो कम्युलिन्स में भी अगर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अलीन भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अलीन। इसमें अगर देखा जाए तो C ये ऐसा कुछ है, और इसमें ये और बॉन्ड है, और इसके बाद क्या है कि ये बॉन्ड है ना, और इस कार्बन के ये बीच वाला जो कार्बन है, इस बीच वाले कार्बन के पास भी क्या है, ऐसा कुछ है, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इसमें भी क्या है, एक सेकेंड फिर से देखते हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, यानी कि अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन क्या होगा, एक ही पाई बनाता होगा, है ना, जबकि दूसरा वाला कार्बन कितना है, दो पाई बनाता होगा। तो अगर दूसरा वाला कार्बन अगर मान लेते हैं कि P, सपोज इसको आपने PZ बोला, तो ये PZ के साथ इन्वॉल्व है इसमें, और दूसरा वाला कार्बन फिर PY के साथ इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दो पाई से बनाना है। तो इस केस में भी अगर देखा जाए तो कोई भी एडजेसेंट कार्बन के पास में मान लो ये PZ, तो ये इसके पास PZ ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं, मतलब PZ नहीं है, कोई दूसरा ऑर्बिटल है जो कि पाई और रख रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को रख रहा है, इसीलिए रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा रेजोनेंस देखने का, यानी कि रेजोनेंस किधर होगा, रेजोनेंस जो होगा वो हैपेंस इन conjugated system, conjugated system।
कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही रेजोनेंस होगा। उसके बाद हम आते हैं कि हाउ वी डू द रेजोनेंस, हाउ वी डू रेजोनेंस, कैसे करते हैं रेजोनेंस। तो सबसे पहला तो हम अगर देखें कि बेंजीन का ही देख लेते हैं, मतलब एक तो हमने देखा हुआ था, अब जैसे कि कोई साइक्लिक कंपाउंड में है तो बेंजीन की अगर बात कर लेते हैं, तो बेंजीन में तो विदाउट ग्रुप वाला हमने देखा हुआ था लास्ट लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि दो मोमेंट एक बार होना चाहिए। तो एक मोमेंट हुआ तो ये जैसे इधर आया और ये इधर आया, तो ये साइन ऑफ रेजोनेंस। तो इधर चार्ज पॉजिटिव लॉस किया, इधर नेगेटिव, और ये ऐसा हो गया। फिर ये इस तरह से और ये इधर, तो इस केस में बन गया आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो दीज थ्री आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा इसका, कुछ इस तरह का होगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप क्या है। तो अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स जो है वो दो कैटेगरीज का हो सकता है। एक डोनर ग्रुप्स हो सकता है, एक डोनर ग्रुप्स हो सकता है, और एक एक्सेप्टर ग्रुप हो सकता है। अब डोनर और एक्सेप्टर की कैसे पहचान किया जाए, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई ग्रुप, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, वो दो तरह का इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है इन रेजोनेंस। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स क्या करेगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट जो करेगा वो दो तरह का। पहला कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वन इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करता है ना। तो देखा जाए कि अगर हम बेंजीन में मान लेते हैं कि सपोज क्या करें कि OH ऐड करा हमने। अब OH जैसे ही ऐड करेंगे तो OH क्या करेगा कि OH के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर। यहाँ पर है कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है अगर, तो क्या हो जाएगा कि डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल, डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल, पॉसिबल होगा ना डीलोकलाइजेशन, क्योंकि कॉन्जुगेशन है। और याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि दो टाइप का इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब इस जैसे ये OH को पार्टिसिपेट करना है लोन रेजोनेंस पे, तो ये अपना बाय डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ही कर सकता है। देयर आर नो एनी ऑप्शंस फॉर दैट ऑक्सीजन टू पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस एक्सेप्ट कि इट डोनेट्स द लोन पेयर। तो अगर ये डोनेट्स करेगा तो कैसे करेगा, दो 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 ट्रांजिशन एक बार में दिखाते हैं। तो ये इस तरह से एरो आया और ये बॉन्ड ऐसा बना। अब ये साइन ऑफ रेजोनेंस, जैसे जैसे एरो का मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे चार्ज का सेपरेशन करते हैं हम लोग इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये ऐसे और ऐसे आ गया। अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर मूव करा यहाँ, और ये क्या हो गया, इधर मूव करा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड, और ये O और H पॉजिटिव हो गया। अब दोबारा देखो, अब जब ये बॉन्ड इधर मूव करा, जब ये लोन पेयर इधर मूव करा, तो ये बॉन्ड जो है एटम पे मूव करेगा। फिर से साइन ऑफ द रेजोनेंस। तो साइन ऑफ द रेजोनेंस जब देखें तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बना। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O और H पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर मूव करा और ये बॉन्ड इधर मूव करा। तो फाइनल जो स्टेज आया वो कुछ इस तरह से, ये OH, यानी कि ये जो OH है ये डोनर क्या है, डोनर ग्रुप है बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस। इसे प्लस R भी बोला जाता है एंड प्लस M भी बोलते हैं। रेजोनेंस को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। कब कहते हैं कि जब डायरेक्शनल रेजोनेंस हो जाए तो इसको डायरेक्शनल रेजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट।
है ना. तो रेजोनेंस इज डायरेक्शनल, दैट्स व्हाई इट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट. एंड अगर ये डोनर ग्रुप है रेजोनेंस से, तो इट इज कॉल्ड डोनर इज प्लस. हमेशा डोनर क्या होता है? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं. यानी अब देखो, अब इसी पर में कि अगर NO2 जुड़ा हुआ है, सपोज NO2 जुड़ा हुआ रहेगा तो N डबल बॉन्ड O आ जाएगा. अगर ऐसा सिचुएशन है, अब अगर O डबल बॉन्ड से है तो ये पहले ही बॉन्ड पोलर है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव. तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ द रेजोनेंस देखें तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी रहेगी कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ओरिएंट करने का. तो अगर ये ओरिएंट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ द रेजोनेंस हो गया. डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस. तो डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस अगर देखें तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड NO नेगेटिव आ गया यहाँ पे. ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसको अनअल्टर्ड रखते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड है. तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये नेगेटिव आया तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो रेजोनेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. अगर अगर हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड में भी कोई चार्ज नहीं है, या फिर कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि चार्ज, जैसे कि मान लेते हैं कि यही लिखा था, तो इसमें नेट चार्ज क्या था? जीरो. नेट चार्ज जीरो था. तो चार्ज का जब सेपरेशन हुआ तो उस केस में क्या हुआ कि इस पे जो चार्ज आना चाहिए, एक नेगेटिव आया तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए. तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया. अब एक मोमेंट यहाँ पर करते, ये मोमेंट इधर आया. दिस इज द साइन ऑफ द रेजोनेंस. एंड हाउ दिस रोटेशन या हाउ दिस रिवॉल्यूशन हैपेंस, तो क्या होगा, ये नेगेटिव, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया. और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ. अब इस केस में फिर साइन ऑफ रेजोनेंस, फिर क्या हो जाएगा, ये इधर मूव करा, ये इधर मूव करा, ये डबल बॉन्ड N, ये O, यहाँ पर क्या हो गया, O नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया पॉजिटिव. अब ये वापस आएगा और ये बॉन्ड इधर मूव कर गया. तो इस केस में हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बना. ये था हमारा रेजोनेंस करने का तरीका जो हम लोगों ने सीखा. तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये क्या किया था, NO2 जो है वो विड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, विड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग. सो इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइनस आर या माइनस एम. माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट शो करेगा. तो यानी कि अगर एक चीज देखा जाए तो ग्रुप का अगर कैटेगराइज करें तो ग्रुप कितने तरह का होगा, दो तरह का. एक होगा प्लस आर स्लैश प्लस एम इफेक्ट शो करेगा. दूसरा हो जाएगा माइनस आर एंड माइनस एम. अब ये इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि जैसे कि देखो OH है, OH ग्रुप क्या होगा, इसके पास डबल बॉन्ड है नहीं, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का दो ही जरिया है, या तो लोन पेयर के थ्रू या डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो डबल बॉन्ड है ही नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां से आया. दैट्स व्हाई ये जो OH करा वो कुछ ऐसा करा, मतलब लोन पेयर से करा, तो डोनर हो गया ये. दैट्स व्हाई तो ये डोनेटिंग ग्रुप. अब OR भी हो सकता है. OR का मतलब ईथर हो गया. उसके बाद NH2 भी हो सकता है, ये 1 डिग्री अमीन है ना. उसके बाद 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ये सारे अमीन्स आर पॉसिबल. दीज अमीन्स आर पॉसिबल, है ना. ये सब का सब डोनर ग्रुप. ठीक है. अब एक और चीज, जैसे ये NH है, ये C डबल बॉन्ड और CH3 है, इसका एसिटाइलेशन के बाद ये बना. अब यहाँ पर देखा जाए डोनेशन करता है, लेकिन इसकी डोनेशन को क्या किया जाता है, डोनेटिंग पावर को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है एसिटाइलेशन से. ये आगे देखेंगे, बट स्टिल इट इज अ डोनर ग्रुप. बिकॉज अगर मान लेते हैं कि इसकी बात करें तो ये प्राइमरी अमीन में जब एसिटाइलेशन करा आपने तो ये COCH3 इधर आ गया, और ये जो डोनेशन है इधर भी हो गया और इधर भी, तो इसका पावर थोड़ा रिड्यूस तो करा. बट अभी भी अगर ये रिंग की बात के रिस्पेक्ट में देखें तो रिंग को क्या कर रहा है, ये डोनेट ही कर रहा है. तो ये डोनर ग्रुप हो गया.
तो इसी तरह से अगर हम एक्सेप्टर की बात देखें तो NO2 है, डबल बॉन्ड है ना, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, COOH है। अगर स्ट्रक्चर जैसे ही खोलोगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये डोनर है, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जैसे ही ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा। जैसे C डबल बॉन्ड OOCO है, तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या है, एक्सेप्टर ग्रुप्स है ना। तो इजीली कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम अमाइड देखें तो CONH2, तो यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड है, तो अगर हम रिंग में आएगा तो ये था कुछ इस तरह से आएगा, मतलब अब तो ये अमाइड भी हो गया आपका एक्सेप्टर ग्रुप ही, मतलब -R ग्रुप हो गया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड को, जैसे SO3H, ये भी क्या है, एक्सेप्टर है। बहुत सारे ग्रुप है। अब अगर X की बात करें, X क्या है, लो X का मतलब हैलोजन, तो हैलोजेंस के पास तीन तीन लोन पेयर है, तो बाय रेजोनेंस इट इज अ डोनर ग्रुप। बट ये एक्सेप्टर भी है, इंडक्टिव इफेक्ट्स है, ये आगे वाले सेगमेंट में हम लोग फिर से देखेंगे। विनाइल, विनाइल ग्रुप क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर ये जाएगा तो ये दोनों हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा, ये इस डायरेक्शन में भी रेजोनेंस हो सकता है या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि विनाइल ग्रुप इज ईदर एक्सेप्टर और बोथ एक्सेप्टर एंड डोनर, एक्सेप्टर और डोनर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। डोनर तो कहने का मतलब ये +R भी हो सकता, -R भी हो सकता। तो ये था हमारा रेजोनेंस का सेगमेंट जो हम लोगों ने देखा। बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं रेजोनेंस के, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डील करेंगे, तो जैसे कि सपोज एसिडिक स्ट्रेन, अगर मान लेते हैं कि ये फिनॉल सपोज, और फिनॉल के साथ में अगर जुड़ा हुआ है NO2, और इसी फिनॉल के साथ में जुड़ा हुआ है OCH3। अब जैसे कि पूछा जाए कि व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है कि एसिड आर द स्पीशीज विच गिव्स द H+। तो अगर ये H+ देने के बाद कटायन मिला, और एक और चीज हम लोग आगे देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये जो अनायन बना, जिसे अनायन जो बना विच इज कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस जो बना, इसकी स्टेबिलिटी अगर जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा इसका एसिड होगा, ये हम लोग जानते भी हैं, जानते होंगे बहुत लोग। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर हम तीनों की बात करें, तीनों की बात करें तो ये O- है, ये क्या है O- और NO2 जुड़ गया यहाँ पे, तो फर्स्ट ये 2, और इसके बाद क्या होगा कि O- और OCH3 हमने देखा। अब OCH3 क्या है, +R, ये क्या है -R, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ऑर्डर देखें एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले तो स्टेबिलिटी का देखें, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मतलब ये जो डी लोकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके कारण ही क्या है ये अनस्टेबल है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को का डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की उतनी बढ़ेगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पर में ये +R है, तो इसको चाहिए कि भाई कोई विड्रॉइंग ग्रुप मिल जाए कि इसके इसके ऊपर जो चार्ज है उसका विड्रॉल हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर +R होने के कारण इसमें विड्रॉ ये तो करेगा, ये कॉमन है हर में, ये बेंजीन वाला रिंग का जो डिलोकलाइजेशन है वो तो कॉमन है, लेकिन अगर -R भी जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, और ज्यादा विड्रॉइंग पावर बढ़ा देगा, जबकि यहाँ पर क्या है, ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये अगर देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज ही करेगा रेस्पेक्टिव टू अदर, मतलब कॉन्जुगेट बेस जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ पे ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्सन है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ तो ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्सन, आई मीन टू से कि यहाँ पे ना तो विड्रॉइंग कैपेसिटी है ना ही एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है। बट इस केस पे क्या है, ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो 1, 2 एंड 3, इन तीनों में देखते हैं तो ये जो 2 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड सबसे अच्छा। तो ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया,
एसिडिक स्ट्रेंथ इज 2 is greater than 1 is greater than 3 होगा। तो ये सारे सिचुएशंस है जो रेजोनेंस को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। इस तरह से बहुत सारे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी है, तो ये सब हम देखेंगे आगे अपने फर्दर लेक्चर में। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो देखिए और तब तक के लिए बाय बाय।